नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और अपना टॉपिक रहेगा आज का मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ। एक्चुअली टॉपिक नया कहने को है, लेकिन जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था अपना मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, उसमें हमने पठारों की चर्चा की थी और आज हम बात करने वाले हैं पठार का ही जो प्राकृतिक विभाजन था उसी का ही पार्ट है पर्वत श्रेणियाँ, है ना। पर्वत पठार मैदान आता है ना। तो पर्वत पठार मैदान प्राकृतिक डिवीज़न के अंतर्गत आता है। उसमें अपन ने पठार तो कल पढ़ लिए थे, उसी का एक छोटा सा वीडियो आज अपन कम पार्ट में पढ़ने वाले हैं जो कि पर्वत श्रेणियाँ रहेंगी, है ना। तो कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ ही अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। और चैनल को बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी मोस्ट अपडेटेड चीज़ें रहती हैं मैं टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूं, तो आपको वहां से अपडेटेड मिलती रहेंगी और कुछ नोट्स भी उसमें देता रहता हूं, तो वो आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो इसे आज हम दोस्तों दो प्रमुख भागों में बांट लेंगे, है ना। दो प्रमुख भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। दोस्तों ये जो पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये हिमालय से भी पूर्व की है ना। हिमालय से भी पूर्व मानी जाती है। दूसरी अपन बात करें प्रमुख पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि सतपुड़ा की प्रमुख श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना। अब इसके बाद में अपन श्रेणी शब्द क्यों जोड़ते हैं? श्रेणी का अर्थ होता है श्रृंखला, है ना। श्रृंखला से तात्पर्य है जब कोई एक पहाड़ी का क्रम या किसी भी भौतिक चीज़ का एक क्रम हो, सीक्वेंस हो, है ना, तो उसे हम श्रृंखला के रूप में बोल देते हैं, है ना। जब कोई एक लंबी श्रृंखला हो। और पर्वत श्रेणी अगर कोई एक छोटी, जब पर्वत होता है एक इस आकार में, आप देख सकते हैं ये पर्वत है ना। लेकिन जब एक पर्वत श्रेणी जब इस आकार में आपको नजर आए, इस आकार में, है ना, जैसे दक्षिणी शैली के मंदिर आपको मिलते होंगे द्रविड़ शैली के, तो इस टाइप से एक लंबी कटी फटी श्रृंखला या लंबी जो हो एक ही सीरीज की होनी चाहिए, एक ही समय में निर्माण जो की उत्पत्ति हो वो एक ही समय में हो, है ना। तो वो एक ही क्रम में अगर होती है तो उसे श्रृंखला बोल देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। तो अपन को दो मुख्य श्रेणियों में अपन ने बांटा है, पहली विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें अगर, तो छोटे से मैप में अपन समझ लेते हैं। इधर पे अपन मैप बना लेते हैं, है ना। पहले अपन विंध्याचल पर्वत श्रेणी को समझ लेते हैं। तो छोटा सा एक मैप बनाते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं। इस प्रकार अपना मैप होगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मैप में अपन जब दर्शाएंगे इनको श्रेणियों के रूप में, तो दोनों श्रेणियों को अपन दर्शा लेते हैं यहाँ पे। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी होगी, है ना, तो वो जाके अपने, वैसे तो ये श्रेणी गुजरात से ही शुरू हो जाती है, गुजरात से, है ना, ऐसे गुजरात से, और जाके ये बिहार तक जाती है, कंटिन्यू रहती है, यहाँ पे सतत रहती है ना अपन को। लेकिन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देख रहे हैं इसलिए अपन इसको देखेंगे। अपन ये विंध्याचल श्रेणी है ना, ये देख सकते हैं अपन यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी। मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत इस भाग को मानते हैं जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये है। और इसका जो सतत रूप से आगे का क्रम है, पूर्वी क्रम, जो यहाँ से आगे जाएंगे तो इधर पे दोस्तों अपन को भांडेर वाला क्रम मिलेगा, जो कि दमोह के आसपास आपको नजर आएगा। भांडेर के बाद यहाँ पे अपन को कैमूर श्रेणी मिलेगी, जो अपने मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, लास्ट के पूर्वी सतत भाग में आपको देखने को मिलेगी कैमूर श्रेणी, जो कि बिहार तक सतत रूप से आपको देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ पार्ट आता है उसका, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा वाली पहाड़ी की, है ना। तो ये बीचों बीच निकलती, भारत के बीचों बीच और मध्य प्रदेश के बीचों बीच। बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की, तो सतपुड़ा पर्वत ऐसा को जाता है ऐसे, है ना। थोड़ा सा कुछ भाग इसका मैंने थोड़ा सा नीचे बना दी, थोड़ा सा और आप ऊपर बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये अपनी रहेगी
सतपुड़ा की रेंज है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी बोल सकते हैं आप, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना। तो ये लंबी श्रृंखला है, ये गुजरात से लेके आपको ये महाराष्ट्र से आपको देखने मिल जाएगी, है ना। अब बात करते हैं इसमें भी विभाजन है ना। इसमें जो विभाजन है तो अपन विंध्याचल पर्वत का तो अपन ने देख लिया कि जो भांडेर श्रेणी है ना, भांडेर और कैमूर पर्वत श्रेणी है ना, इधर पे भी कोई चोटी है, इनकी भी अपन सबसे सर्वोच्च चोटियाँ अपन पढ़ लेंगे जो भी होंगी, है ना। और अब बात करेंगे यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत की। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है ना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अपन दक्षिण में देखेंगे राजपीपला की श्रेणी, है ना, राजपीपला श्रेणी, राजपीपला की श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। दूसरे में अपन जब मध्य भाग में जाते हैं मध्य प्रदेश के, ये बैतूल होशंगाबाद के आसपास, तो यहाँ पे आपको मिलेगी महादेव पर्वत श्रेणी, है ना, बीच में महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत भी बोलते हैं। और उसके आगे जाते हैं अपन यहाँ पे अपन को, तो पूर्वी भाग में यहाँ पे मैकल श्रेणी मिलेगी, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में भी आती है, अनूपपुर के पास आसपास, है ना, मैकल श्रेणी, है ना। और यहाँ जो मैकल श्रेणी आपने देखा होगा, मैकल में अपन ने यहाँ से नर्मदा जी निकलती हैं, अनूपपुर के आसपास, है ना, अनूपपुर ज़िले में ही आता है ये भाग। तो यहाँ से नर्मदा जी का उद्गम होता है। तो अपन नर्मदा जी को भी बना लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग से, है ना। ऐसे कुछ नर्मदा जी निकलते हुए ऐसे समाहित होती हैं, है ना। यहाँ से कुछ ही दूरी पे 3-4 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, सोन और जोहिला 3 नदी यहाँ से निकलती हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है ना। नर्मदा की लंबाई आपको पता है, यहाँ से 13-12 किलोमीटर है, कितनी 13-12 किलोमीटर, है ना टोटल। ये पूरी मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर मानी जाती है ना। तो अब हम देखेंगे और एक छोटा सा पर्वत श्रेणी अपन को यहाँ पे देखेंगे, जो कि एक गोपराज पर्वत नाम से माना जाता है ना, गोपराज पर्वत। तो इसे हम दर्शा लेंगे यहाँ पे गोपराज पर्वत के रूप में, गोपराज पर्वत, जो कि आप किले के रूप में देख सकते हो, जहाँ पे ग्वालियर का प्रसिद्ध किला बना हुआ है राजा सूरज सेन के द्वारा निर्मित। तो उसे अपन गोपराज का जो पर्वत है वो बोलते हैं ना। और यहाँ पे कुछ एक छोटा सा टच मिलता है, जो कि अपन देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के रूप में, है ना, जो कि हालांकि ये पूरा राजस्थान में लगा हुआ था, हल्का सा टच यहाँ पे ये मिलता है। तो अपन को इधर पे अरावली पर्वत को नहीं पढ़ना, अपन जब भारत के पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे तब अपन वहाँ पे अरावली पर्वत को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपन वहाँ पे अरावली को पढ़ेंगे विस्तार से। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है ना, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है ना। जबकि विंध्याचल पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ना, ब्लॉक माउंटेन। जब अपन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन देखेंगे कौन सा ब्लॉक पर्वत होता है ना, तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे विस्तार से। आइए अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अपन ने डायग्राम के रूप में यहाँ तक पढ़ लिया है। विंध्याचल पर्वत का अपन विस्तार यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो विंध्याचल पर्वत की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है हिमालय से भी पूर्व का माना जाता है ना। और इसमें जो चट्टानों का क्रम माना जाता है ना, जो कि चट्टानों में निर्मित है, तो वो क्वार्ट्ज क्रम की चट्टानें भी देखी जाती हैं। क्वार्ट्ज क्रम की चट्टानें, है ना, क्वार्ट्ज क्रम मतलब क्वार्ट्ज चट्टानें ही होती हैं, क्रम नहीं है। क्वार्ट्ज चट्टानें और कुछ चट्टानें बलुआ पत्थर की भी देखी जाती है ना, बलुआ पत्थर की, है ना। आप बात करें यहाँ पे भांडेर की, यहाँ के विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भांडेर में आती है ना। तो भांडेर में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो सद्भावना चोटी है, कौन सी, सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी है ना, जो कि दमोह के आसपास आती है। इसे गुडविल चोटी भी कहते हैं। क्या दोस्तों, गुडविल, है ना, गुडविल पीक बोलते हैं, गुडविल पीक, जो कि दमोह में 752 मीटर इसकी ऊंचाई आती है ना, 752 मीटर, है ना। और विंध्य पर्वत का जब अपन विस्तार देखते हैं यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर के आसपास उत्तर प्रदेश निकल जाते हैं यहाँ पे, तो माँ विंध्यवासिनी का भी एक मंदिर है ना, जो कि इसी में पाया जाता है। तो वो बहुत ही फेमस मंदिर है और उसे शक्तिपीठ का दर्जा भी प्राप्त है, जो कि 51 शक्तिपीठ में जो माता सती के 51 अंगों
को जो बिखराव हुआ था, है ना, जो पूरे भारत में, तो उन 51 अंगों को शक्तिपीठों में दर्शाया गया है ना, शक्तिपीठों के रूप में माना जाता है और उनका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनमें से एक इसी विंध्याचल पर्वत के अंत में जाके आपको देखने मिलेगा यहाँ पे आपको कि विंध्यवासिनी का मंदिर है विंध्याचल श्रेणी के, जो कि मिर्ज़ापुर में आता है। और वहीं बात करें अपने मध्य प्रदेश में, एक शक्तिपीठ यहाँ भी है कैमूर श्रेणी में ही, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैहर में त्रिकुटा पर्वत नाम से एक, है ना, त्रिकुटा पर्वत में यहाँ पे आपको जो मिलने का आपको मैहर, है ना, जो माँ शारदा का शक्तिपीठ है। तो माँ शारदा भी बहुत ही धार्मिक नगरी मानी गई है मैहर को, और मैहर को मध्य प्रदेश का धार्मिक जिला भी घोषित किया गया है, और उसे जिला बनाने की भी मांग चल रही है। और अभी अभी शायद हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की है कि मैहर को एक जिला बनाएंगे हम, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और सतना में वहीं पे सिद्धराज पर्वत भी आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको अपनी केन नदी का उद्गम देख सकते हैं ना, टोंस नदी भी आसपास वहीं से उद्गम होती है ना। तो ये चीज़ अपन को याद रखना है। आप बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का उद्गम है ना। बात करें नदियों का उद्गम, तो नदियों का उद्गम अगर देखें तो यहाँ से विंध्याचल पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पे मालवा क्षेत्र में, आप मालवा क्षेत्र की जितनी भी नदियाँ हैं तो कहीं ना कहीं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलती देखी जाती हैं, है ना। तो बात करें चाहे चंबल हो वो, है ना, चाहे चंबल हो, केन नदी हो, है ना, चाहे वो बेतवा हो, है ना, आप देख सकते हैं बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जा सकता है ऐसे, है ना, कहा जाता है ना, चाहे वो पार्वती हो, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी नदियों को जब हम नदियाँ पढ़ेंगे विस्तार से तो और भी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन नदियों को बहुत सारी नदियाँ हैं इसी प्रकार से, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ना। अपन चूँकि पढ़ रहे हैं विंध्याचल पर्वत, तो पर्वतों को ही अपन को देखना है। विंध्याचल पर्वत के जो विस्तार उसका रहेगा ये गुजरात से लेके पूर्व पश्चिम में गुजरात से लेके आपको देखना है वहाँ पे बिहार तक का जो पॉइंट जो रहेगा ये अपना बिहार तक रहेगा, है ना, बिहार तक देखा जाएगा। भांडेर और कैमूर श्रेणी, है ना। फिर नदियों के बाद अगर यहाँ पे और क्रम देखें तो विंध्याचल पर्वत में आप के बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है ना। विंध्याचल पर्वत को माना जाता है कि ये भारत का ही जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में आता है, तो इसे प्रवेश द्वार भी या इसे विभाजन भी बोला जाता है। और विंध्याचल पर्वत ही सबसे बड़ा जल विभाजक का कार्य करता है ना। तो जो जल विभाजक का कार्य कैसे करता है कि जो विंध्याचल पर्वत है तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनका प्रवाह गंगा नदी की ओर प्रवाहित कर देता है। बाकी इसके बाद जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ से नर्मदा के बाद जो भी नदियाँ निकलती हैं वो दक्षिण भारत की ओर की नदियाँ कहलाती हैं, है ना। तो उनका जो प्रवाह रहता है वो बंगाल की खाड़ी की ओर या अरब सागर की ओर रहता है, अधिकतर तो बंगाल की खाड़ी की ओर रहता है ना। तो वो लेकिन विभाजन जो होता है ना, जो विंध्याचल पर्वत ही इसका विभाजक क्षेत्र कहलाता है ना, कि जो उत्तर भारत की नदियों को और दक्षिण भारत की नदियों को विभाजित करती हैं। तो सबसे बड़ी श्रेणी यही है। अब यहाँ पे अपन को ज़्यादा फैक्ट नहीं पढ़ना है। सद्भावना चोटी को आप ले सकते हैं, मतलब विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो आप, जो कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। चोटी जो रहेगी वो सद्भावना चोटी रहेगी, है ना, सद्भावना चोटी, जो कि गुडविल चोटी के नाम से भी, गुडविल पीक के नाम से भी जानी जाती है। गुडविल पीक 752 मीटर, जो कि दमोह जिले में आती है ना। और कैमूर क्षेत्र में वहाँ पे आपको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी देखना है, वहाँ पे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, है ना, धार्मिक महत्व। तो अपन सबसे पहले मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही देखेंगे तो मैहर जो शक्तिपीठ है, तो मैहर भी एक अपना धार्मिक जिला भी है, तो इसलिए ये है मैहर में। और सतना के पास एक सिद्धराज पर्वत भी है वहाँ पे, तो इसी के में आता है सिद्धराज पर्वत, है ना, पर्वत, जो कि सतना जिले में आता है ना। मैहर भी सतना ही जिले में आता है अभी वर्तमान में, है ना, लेकिन नए जिले के रूप में प्रस्तावित जिला है ना। जो अपन ने 4 जिले पढ़े थे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो आपको याद है या नहीं। मैंने 4 जिले बताए थे, है ना, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। आप बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ पे और ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं है विंध्याचल पर्वत के लिए, है ना। और अगर कोई आपको कुछ चीज़ याद आती है वैसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना, ताकि और भी लोग को पता चल सके, है ना। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है
है ना, विंध्याचल पर्वत के बारे में। अब बात करेंगे हम सतपुड़ा पर्वत की। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत के रूप में अपन यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत ले लेते हैं ताकि मैप अपन को मिटाना ना पड़े, है ना। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये मिटा देते हैं अपन और यहाँ पे अपन सतपुड़ा पर्वत को समझ लेंगे। विंध्याचल यहाँ से मिटा के यहाँ अपन सतपुड़ा लिख लेते हैं और यहाँ पे अपन विंध्याचल कर लेते हैं ताकि अपन को मैप ना मिटाना पड़े, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या, विंध्याचल पर्वत, क्या हटा देते हैं यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अब अपन पढ़ लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। ये अपनी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दो ही हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। तो अब अपन देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर बात करें दोस्तों, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के पूर्व मतलब पश्चिम से ही पूर्व तक देखें तो पूरा ही एक लंबी पर्वत श्रृंखला है ना, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ पे नदियों का क्रम अगर देखें यहाँ पे, है ना, तो नदियाँ नर्मदा की जो सहायक नदियाँ तो यहाँ इन पर्वतों से ही निकलती है, चाहे वो विंध्याचल की कुछ नदियाँ आके नर्मदा में मिलती हैं, और जैसे नर्मदा की सहायक नदियाँ वो वगैरह मान नदी वगैरह हो गई, है ना, हिरण नदी हो गई, तो ये वगैरह जाके यहाँ से मिलती हैं। और सतपुड़ा से बात करें, तवा नदी हो गई और दूधी हो गई, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, मछवासा नदी हो गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी छोटी नदियाँ, देवना नदी हो गई, तो इस प्रकार की नदियाँ जाके आपको सतपुड़ा पर्वत में नर्मदा से ही मिलती हैं। तो इसके निर्माण की अगर बात करें तो जो निर्माण के क्रम में अगर देखें यहाँ पे, तो ये ग्रेनाइट और मजबूत ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से भी बनी होती है ना, ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के रूप में इनकी संरचना देखी जा सकती है ना, निर्मित है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट और नीच चट्टान है। तो इनको जो भागों में अपन ने विभाजन किया है ना, विभाजन किया है, ये प्रमुख है, देखने लायक है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन एराइज होते हैं। बात करें राजपीपला श्रेणी की, तो राजपीपला श्रेणी ये अपन का गुजरात क्षेत्र से आपको और महाराष्ट्र के बॉर्डर क्षेत्र से ही आपको देखने मिलेगा। राजपीपला की श्रेणियाँ हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको चीज़ और देखने मिलेगी, जो कि एक यहाँ पे बुरहानपुर के पास आसपास आपको एक दर्रा देखने मिलता है, जिसे बुरहानपुर दर्रा भी कहते हैं, है ना, बुरहानपुर दर्रा। आपने सुना होगा बुरहानपुर को में असीरगढ़ का एक किला है, असीरगढ़ का, जो राजा अहीर के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि बहुत ही फेमस किला है। और इसको जीतने, इसे अच्छे राजाओं ने भी नहीं जीता था, है ना। अकबर की हट थी कि मैं इस किले को जीत के रहूँगा, और अकबर ने भी इसे जीतने में लास्ट में बड़ी मशक्क़त से ही इस पर कब्जा किया था, है ना। बुरहानपुर, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मतलब यहाँ से दक्षिण का जो रास्ता निर्मित हुआ था यहाँ से। एक किंवदंती आपको मैं बताता हूँ कि जो राजा अगस्त्य मुनि थे, दक्षिण भारत को उत्तर भारत में की संस्कृति से जोड़ने वाले, है ना, किंवदंती है। तो वो बताता हूँ। अगस्त्य मुनि, एक कहानी है छोटी सी, कि अगस्त्य मुनि जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए थे, है ना, तो उन्होंने ही यहाँ इस मार्ग से गुजरे थे। तो बोलते हैं कि सतपुड़ा पर्वत ने उनके कदम चूमे थे, है ना। तो आशीर्वाद में उन्होंने कहा था अगस्त्य मुनि ने कि तुम झुक के ही खड़े रहना, है ना। तो वो तब तक झुक के ही खड़ा था सतपुड़ा पर्वत, है ना। तो लेकिन वो उसके बाद लौटे नहीं। उन्होंने कहा था जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक झुक के, तब तक सतपुड़ा पर्वत वैसे ही निवास। लेकिन ये एक किंवदंती है ना। तो अगस्त्य मुनि को ही श्रेय दिया जाता है कि दक्षिण से भारत का एक प्रवेश द्वार जो इन्होंने निर्मित किया था। इससे पहले आप देख सकते हैं जो संस्कृतियों का अगर वो देखें, स्थापत्य देखें, तो संस्कृतियों का निवास जो देखा जाए तो ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर ही रहा है ना। तो इसका यहाँ से विंध्याचल पर्वत क्रॉस किए ही नहीं है। जो भी पुराने जो युद्ध होते थे या जो भी शासकों का यहाँ पे अधिग्रहण रहा है तो वो ऊपर ही रहे हैं, विंध्याचल पर्वत के ऊपर है। विंध्याचल पर्वत कभी क्रॉस नहीं किए, है ना। तो अब आते हैं अपन बुरहान पर्वत विभाजन को पढ़ लेते हैं। विभाजन की बात करें तो यहाँ पे राजपीपला श्रेणी, फिर इसके उत्तर का भाग आगे देखें तो यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा, और यहाँ पे एक छोटी सी ग्वालीगढ़ की पहाड़ी भी है। कभी अगर क्रम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो राजपीपला और महादेव पर्वत के बीच में यहाँ पे आपको ग्वालीगढ़ की पहाड़ी भी छोटी सी देखने के मिलेगी, है ना। फिर बात करते हैं राजपीपला के बाद तो महादेव पर्वत है ना।
महादेव पर्वत। दोस्तों इधर पे एक चोटी है राजपीपला पर्वत की, बोलते हैं कि चूलीगढ़ की चोटी है, कहीं कहीं धूलीगढ़ भी मिलेगा आपको, चूलीगढ़ की चोटी है ना, शायद ये 1252 कुछ देख लीजिएगा आप, मीटर के आसपास है चूलीगढ़ की चोटी है ना। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है राजपीपला श्रेणी के पर्वत के, क्योंकि ये बहुत ही खंडित भी है। और विंध्याचल पर्वत भी जो है ये भी काफ़ी गोल गोल पर्वत, जो कि अवशिष्ट पर्वत के जैसा ही है, और इनका ह्रास हो गया काफ़ी मात्रा में है ना। तो कटी फटी श्रेणियों के रूप में श्रृंखलाएं अब ये देखी जाती हैं। बात करें सतपुड़ा पर्वत की, यहाँ पे तो महादेव पर्वत श्रेणी है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होशंगाबाद के आसपास धूपगढ़ की चोटी है ना, धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत में आती है। ये पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कुछ सालों तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रही है, या महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रही है, तो वो धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। यहीं पे पचमढ़ी भी है ना, पचमढ़ी भी जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर हिल्स है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जलप्रपात भी देखने को मिलेंगे, रजत जलप्रपात वगैरह, और भी बहुत सारे कुछ संस्थान भी हैं, तो ये हम आगे उसके क्रम में देखेंगे। पचमढ़ी में कोई संस्थान भी आप देखेंगे, ग्रामीण पंचायत संस्थान वगैरह भी, तो वहाँ पे आप देखेंगे। महादेव पर्वत श्रेणी में आपको यहाँ इनकी पीक लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे पीक लिख लेते हैं, चूलीगढ़ की जो चोटी है ना, चूलीगढ़ चोटी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, जो कि 1252 किलोमीटर के आसपास है ना, सर्वोच्च चोटी। महादेव पर्वत की बात करें अगर, तो यहाँ पे धूपगढ़ की चोटी है ना, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी भी इसे कहा जाता है ना, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी भी है, सर्वोच्च चोटी। मध्य प्रदेश में कोई भी प्राकृतिक भाग की सर्वोच्च चोटी है, जो 1350 मीटर ऊंची है। अब बात करते हैं यहाँ से इस क्रम में, तो मैकल पर्वत श्रेणी है ना, मैकल श्रेणी का जो विस्तार है दोस्तों, वो जाके छत्तीसगढ़ में भी कुछ विस्तार देखा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अचानक मार वगैरह आपने जो देखा सुना होगा, अचानक मार, जो कि छत्तीसगढ़ का में और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान भी है ना एक, है ना, तो ये कुछ छत्तीसगढ़ में आता है। तो एक्चुअली जो अचान यहाँ के पहाड़ी का नाम है, कमार यहाँ पे जो है वो एक जनजाति है, कमार जनजाति निवास करती है ना, तो उसका नाम इसलिए अचानक मार पड़ा था, है ना। और ये सफ़ेद यहाँ पे पर्वतों का घनत्व काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे वृक्षों का वनस्पति का क्रम भी सतपुड़ा पर्वत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है ना। तो मैकल श्रेणी की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, वो चोटी है अपन की अमरकंटक श्रेणी है ना, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक दोस्त, अमरकंटक देखी जाती है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक चोटी है ना, अमरकंटक की चोटी जो कि 1050 मीटर के आसपास आपको देखे जाते हैं। कभी आप अगर नर्मदा जी का उद्गम स्थल देखने गए हो, माँ नर्मदा जी का, तो वो अमरकंटक श्रेणी से ही निकलती हैं, है ना। बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ पे सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी में। मैं घूमने गया हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, आप भी जाएँ कभी, तो बहुत आपको वृक्षों की प्रजातियाँ देखने मिलती हैं। क्या है, घूमने से बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आती हैं अपने, है ना। बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में जान सकते हैं, पर्वत श्रेणियों के बारे में जान सकते हैं, और घूमने का एक मज़ा तो अलग है ही पिकनिक स्पॉट। अब बात करते हैं अपनी, यहाँ पे इतना ही अपन को देखना है ना, ग्रेनाइट नीस विभाजन। बात करें अगर नदियों की देख लेते हैं यहाँ पे, तो नदियाँ यहाँ से बहुत कम उद्गमित होती हैं, है ना। कुछ उत्तर की ओर होती हैं और कुछ दक्षिण की ओर। तो उत्तर की बात करें तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मछवासा नदी है ना, मछवासा नदी सोहागपुर के आसपास यहाँ से निकलती है। दूधी नदी यहाँ पे देख सकते हैं अपन, दूधी नदी जो नर्मदा की सभी दक्षिण से निकलने वाली है ना। बात करें अगर बाईं ओर या दाईं ओर, तो बाईं ओर से निकलने वाली नदी है ना, नर्मदा के बाईं ओर वाली नदियाँ, नर्मदा की बाईं ओर की सहायक नदियाँ, ये सहायक नदियाँ लिख रहे हो तो उसमें सभी आ जाएंगे सहायक नदियाँ, है ना। मछवासा, दूधी, तवा वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तवा पचमढ़ी से ही के आसपास से निकलती है, जिसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध देखा जा सकता है आपको ना। तवा परियोजना भी मध्य प्रदेश की पहली तवा परियोजना भी उसमें है, जो देख।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इधर पे अपन को और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ग्रेनाइट नीच चट्टानों से निर्मित है। अब बात करेंगे अपन गोपाचल पर्वत की, है ना। तो अगर गोपाचल पर्वत की बात करें दोस्तों, तो गोपाचल पर्वत का इतिहास अपन को कई जगह कई तरह का मिलता है अपन को देखने। गोपाचल पर्वत का पहले मैं आपको इंट्रो करा देता हूँ कि गोपाचल पर्वत में है क्या, है ना। गोपाचल पर्वत ग्वालियर में ही पर्वत श्रेणी है। जहाँ पे आपने अगर कभी गए हो आप ग्वालियर, तो ग्वालियर का किला जो देखा होगा, जो कि राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था, है ना। अगर यहाँ पे अपन अलग से लिख लेते हैं, तीसरी जो अपनी अलग से अपन को क्रम में पढ़ना है, है ना। तो गोपाचल पर्वत, तो गोपाचल पर्वत में हम देखें तो यहाँ पे एक संत पाए जाते थे या साधु थे, जो कि थे ग्वाली, है ना, ग्वाली। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा, ग्वाली ऋषि थे। तो ग्वाली ऋषि जो थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, उस समय के राजा थे वहाँ पे राजा सूरजमल, है ना, राजा सूरज सेन थे, जिन्होंने ग्वालियर का प्रसिद्ध किला भी बनवाया था, है ना। 525 ईस्वी के समथिंग जो ग्वालियर का किला है, जिसे जिब्राल्टर का किला भी, भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं, है ना। तो राजा सूरज सेन को एक बार हो गया था उनको चर्म रोग, है ना। तो चर्म रोग हो गया था। तो ये जो साधु थे, है ना, तो ये जंगलों में निवास करते थे। तो इन लोग को क्या है, औषधि वगैरह का और है ना, आयुर्वेद का अच्छा खासा नॉलेज होता था या ज्ञान होता था। तो इन्होंने इनका चर्म रोग का जो वो रोग था, उन्होंने दूर कर दिया, है ना, उनका इलाज। तो इन्होंने क्या किया, इनको सम्मानित किया। और कहा जाता है कि इनको नाम क्या दिया था, इन्होंने इनको सम्मानित करने के बाद राजा ग्वाली के नाम से थे ये, है ना। इनको बाद में गालव ऋषि भी कह दिया। तो क्या इन्होंने बाद में कहा, गालव ऋषि। ये एक किंवदंती है, चूँकि जो मैंने आपको बताई, ये एक गालव ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। तो माना जाता है कि बाद में इन्हीं के नाम पे ग्वालियर का नामकरण जो है वो ग्वालियर रखा गया, है ना। ऐसा मध्यकालीन अगर ग्वालियर की बात की जाए या गोपाल पर्वत की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ जैन मूर्तियाँ और जैन तीर्थंकर थे, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। और बात करें अगर 24वें प्रथम तीर्थंकर, हाँ, जो कि थे आदिनाथ जी, है ना। तो उनकी प्रसिद्ध यहाँ पे जो डूंगर सिंह जी थे, वीरम देव जी थे, है ना, जो राजा थे वहाँ के। उस समय पे इनका वहाँ पे कीर्तिपाल सिंह भी थे। पाल वंश का शासन यहाँ पे देखने को मिलता है काफ़ी समय तक यहाँ पे, है ना, ग्वालियर क्षेत्र में। तो यहाँ पे उस समय पे देखा जाए तो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनवाई गई थी, जो कि ग्वालियर के किले में जब आप प्रवेश करते हैं, है ना, वहाँ से आप किले की ओर, तो वहाँ पे आपको देखने में मिलेगा कि भगवान आदिनाथ की बहुत विशाल मूर्ति जो है पत्थरों को काट के तराशी गई है, बहुत ही नक्काशी की गई। तो जैनों का धर्म स्थल या तीर्थ स्थल भी उसे कहा जाता है ना। तो वहाँ पे मूर्तियाँ का मैं दिखाऊंगा, अगर फोटो की बात करें तो इस तरह आपको जैनों की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, है ना। विशाल मूर्ति है जैन जो थे पार्श्वनाथ और आदिनाथ जी की, है ना। अब बात करते हैं अगर ग्वालियर में, जो ग्वालियर का जो प्रमुख किला था, है ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वो पहाड़ी पर ही बना हुआ है ना, गोपराज पर्वत पे ही बना हुआ है। तो वहाँ पे इस पर्वत की बात करें तो जिब्राल्टर, मध्य प्रदेश जो भारत का जिब्राल्टर था, वो किला, ऐसा भव्य किला एक राजा सूरज सेन ने बनवाया था। तो देख सकते हैं ये, है ना, बहुत ही विशाल रहा है। यहाँ पे फिर अन्य शासकों ने, मध्यकालीन भारत में बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे शासन भी किया था, कई राजाओं ने जीता भी था यहाँ पे, है ना। और मुगल शासकों के समय की बात करें अगर, तो यहाँ पे जहांगीर का भी एक किला मिलता है ना, है ना। और बात करें अगर यहाँ पे स्थापत्य कला के मध्य प्रदेश के, तो इधर पे एक गुरुद्वारा भी है ना। छठवें जो गुरु थे हरगोविंद शायद, है ना। तो हरगोविंद सिंह जी का यहाँ पे आपको एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत भव्य गुरुद्वारा है, वो गोपराज पर्वत में ही है ना। और उसी के बीच में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक सहस्त्रबाहु या सहस्त्रबाहु का भी मंदिर है आपको देखने मिलेगा। तो जो कि एक पहाड़ी पर ही है किनारे में, आपको वहाँ से पूरी ग्वालियर सिटी भी दिखती है आपको, है ना। तो पहाड़ी पे, तो इसका चित्र भी आप ये देख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक दक्षिण भारत की जो शैली थी, द्रविड़ शैली, उसमें भी एक तेली का मंदिर फेमस है ना। जो तेली का मंदिर पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो वो ग्वालियर में ही है और गोपराज पर्वत में ही है। ग्वालियर के ये दुर्ग, ग्वालियर का जो दुर्ग था, है ना, तो दुर्ग बेसिकली उनको कहा जाता है जो एक विशाल भूमि में निर्मित होते हैं या पहाड़ियों में निर्मित होते हैं। तो जो किला होता है, जैसे ये किला होता है ना,
जैसे कोई भी फोर्ट है तो किले का जो बाहरी एक बाउंड्री होती, दीवार होती, तो इस पूरे क्षेत्र को, है ना, जहाँ से पूरी सुरक्षा घेरा होता है, ये एक प्रकार की दीवार होती है, इसे पूरे को दुर्ग कहा जाता है। इसके अंदर, इस जो कैंपस के अंदर जो भी जितने भी किले होते हैं या जो भी मंदिर होते हैं अंदर, या जो भी भव्य स्मारक होते हैं, है ना, या किले होते हैं, तो ये पूरा दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। जबकि किला एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग को, भवन को ही कहा जाता है ना। तो इस प्रकार जो ग्वालियर दुर्ग भी बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर सहस्त्रबाहु का मंदिर है, तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर आप देख सकते हैं इधर पे, तो द्रविड़ शैली में निर्मित है ना। तो द्रविड़ शैली मंदिर है, जैसे कि बृहदीश्वर मंदिर, तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, है ना, मदुरई का। तो आप उस प्रकार की शैली में एक ये मंदिर भी आपको देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार अपना यहाँ पे एक टॉपिक ख़त्म होता है अपना, है ना। तो कैसी लगी क्लास मुझे बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, मैंने पहले ही बताया, तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पिछली वीडियो भी देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से पुराने वीडियो भी दे सकते हैं। ये हमारी आज की चौथी क्लास थी, है ना। मिलते हैं अब अपन कल। धन्यवाद।